Please subscribe the channel and press bell icon for notification. पिछले साल जून में गालवान घाटी में हुए भारत चीन तनाव के बाद पूरे देश और सरकार का फोकस डिफेंस सेक्टर पर बढ़ गया है। इसके बाद सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। डिफेंस सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया गया है, चाहे फिर वो डीएसी में लिए गए फैसले हो या फिर ऑटोमेटिक रूट के जरिए 74% एफडीआई खोलना। इन सभी फैसलों से डिफेंस सेक्टर में हलचल तो बढ़ ही गई है। इस साल भी यूनियन बजट में पूरे देश की नजर रक्षा बजट पर खासकर रहेगी कि सरकार इसके लिए क्या ऐलान करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास क्या ऑप्शंस खुले हैं और उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए, इसी पर है यह खास पेशकश डिफेंस सेक्टर की बजट उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और इस खास शो में हमारा साथ दे रहे हैं सीआईआई के नेशनल कमेटी ऑन स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग के चेयरमैन, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट और साथ ही एलएनटी के डिफेंस एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के होल टाइम डायरेक्टर जयंत डी पाटिल, फिकी के डिफेंस एंड एरोस्पेस कमेटी के मेंबर और महिंद्रा डिफेंस के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर एन रवि स्वरन और डेलॉयट के पार्टनर सुमित सिंघानिया। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। देखिए, उम्मीदें तो हर साल रहती ही हैं कि बजट में बड़े बड़े ऐलान होंगे, लेकिन अब की बारी मेरे ख्याल में ज्यादा फोकस रहेगा कि डिफेंस बजट में एलोकेशन बढ़ाया जाए। मैं आप तीनों से यही समझना चाहूंगी अगले आधे घंटे की चर्चा में कि किस प्रकार से एलोकेशन में वृद्धि होगी और इम्पेटस कैसे दिया जाए मॉडर्नाइजेशन को और ऑफ कोर्स आधुनिकरण को और आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में। पिछले साल जो हमने आंकड़े निकाले हैं कि किस तरह का एलोकेशन था, तो पाटिल जी मैं पढ़ रही थी कि लगभग 3.37 लाख, अगर आप पेंशन वाला हिस्सा हटा दे, पेंशन को जोड़कर तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का था। इस बारी उम्मीद तो है कि 6 लाख करोड़ एंड बियॉन्ड आएगा। क्या आपको लग रहा है एलोकेशन बढ़ाने की स्थिति में सरकार है और शायद ये नीड ऑफ द आवर है? हर्षदा, आप जो कह रही है बिल्कुल लॉजिकल है। एक्सपेक्टेशंस तो बड़े हाई होते हैं इस सेक्टर के बारे में। मैं समझता हूँ 2 रीजंस है कि अलोकेशंस काफी कुछ बढ़ेंगे इस साल। पहला है कि हमारी बॉर्डर जो है आज अंडर प्रेशर है। एनिमी एकदम हमें सामने से देख पा रहा है और हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये कंडीशन जो होती है जिसमें अलोकेशंस बढ़ जाने इज क्वाइट नेचुरल। दूसरी चीज है कि हमने ऑलरेडी इमरजेंसी परचेसेस शुरू की है, जो परचेसेस इस साल पे किए जाएंगे। तो जो इमरजेंसी परचेसेस का फिजिकल पे आउट होगा वो इस साल होना ही होना है। दूसरा चीज है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमारी जो एक पॉलिसी बनी है, जो अभी तक ड्राफ्ट स्टेज में है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रमोशन, इसके ऊपर एक पॉलिसी बनी थी। ये पॉलिसी में ये क्लियरली है कि सालों साल एटलीस्ट कैपिटल पे एक्सपेंडिचर का जो पोर्शन है उसमें 15% हर साल इंक्रीज होगा और ये आगे के 5 साल के लिए सरकार ने रोड मैप दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये होना है तो 1,12,000 करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम से कम 15,000 करोड़ 15-17,000 करोड़ बढ़ना चाहिए। रवि, आपको भी लग रहा है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए है कि करो या मरो वाली सिचुएशन है। सरकार को इतना तो खर्च कम से कम करना ही पड़ेगा। हाँ जी, हर्षदा, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल है। अगर ये 6 लाख करोड़ हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देश की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड पिछले साल तो जैसे आपने बताया था 4 लाख करोड़ था, अगर पेंशन निकाला गया 3 लाख करोड़ के थोड़े से ऊपर थे एलोकेशन। अभी अगर 4 लाख करोड़ हो गया, अगर ये एलोकेशन जब पेंशन निकाल के मान लो 5 लाख करोड़ हो गया, वो काफी स्पेस देता है भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनने के लिए। लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहता है? क्या सरकार के पास वाकई में उतना पैसा है खर्च करने के लिए, और नहीं तो कहां से आएगा? सुमित, आपने इनफैक्ट एक बहुत डिटेल रिसर्च डिफेंस सेक्टर पर की है।
डेलॉयट में। बताइए पैसा कहां से आएगा, कैसे ये आप जोड़ेंगे गणित 6 लाख करोड़ का? तो आई थिंक अगर मैं पाटिल साहब की बात सुनूं, while I'm agreeing with that, but I'll be a little more objective to this. मेरा concern ये रहेगा that we have had a very tough year. Government will be struggling for allocation of some additional funds. So while I would like that government increases the budget almost by 40% as we are discussing, मेरा concern ये है कि ये source of funds इतनी sharply rise नहीं करेंगे defense sector के लिए. There will be a sudden rise in the or rather a certain rise in the allocation, but it may not be to the extent of 50% that we are discussing. That's my view. पाटिल जी, फिर आप क्या ये समझते हैं कि देखिए पिछले 12 महीनों में कई सारी अनाउंसमेंट्स हुई। एक तो नेगेटिव लिस्ट तैयार की गई कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आप सिर्फ भारत में ही कंपनियों से खरीदेंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा था डीएसी का एलोकेशन। तो क्या अब ये समझकर चलें कि लेट्स नॉट स्टिक टू द बजट, शायद बजट के बियॉन्ड भी डिफेंस के लिए तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के मौके हैं और वहां पर पूंजी खर्च करने के मौके हैं? हर्षदा, चीज ये है कि जो 1,10,000 करोड़ का हमारा लास्ट ईयर का कैपिटल एक्सपेंस है, मैं ये कह रहा हूँ कि 15% तो उसमें अगर वृद्धि होती है तो करीबन 17,000 करोड़ मैं कैलकुलेट कर पाता हूँ उसका। तो ये 17 तो हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉलिसी जो सरकार ने वो कमिट किया है, वो पॉलिसी इसीलिए कमिट की गई थी कि 101 आइटम्स की निगेटिव लिस्ट आ चुकी है। दूसरी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस मैं समझता हूँ इस साल के बजट में आने चाहिए, और वो स्ट्रक्चरल चेंज जो है कि हमारा जीडीपी लिंकेज जो है डिफेंस स्पेंडिंग का, ये हमेशा गिरता हुआ आया हुआ है, गए कई सालों से हर साल गिरता है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि जिस साल में हमारा जीडीपी अगर गिरा है इस साल तो वो इंक्रीज होगा, बट वो मेंटेन होगा और थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी डायरेक्टली अगर नहीं होगी तो इनडायरेक्ट इसके कुछ तरीके हैं। काफी आइटम में हमारे यहाँ निगेटिव जो कहते हैं हम लोग की टैक्सेशन रेजिम जो है वो निगेटिव स्ट्रक्चर है इसका। रॉ मटेरियल और आइटम जो है वो हम ज्यादा कीमत में खरीदते हैं, ज्यादा टैक्स देते हैं, और फिनिश्ड आइटम्स के ऊपर टैक्सेस कम है। करेक्ट। ये वाले जो आइटम्स है इसमें मैं समझता हूँ कि सरकार इस साल इसको हार्मोनाइज करेगी। अगर हमारा आउटपुट अगर कंसेशनल ड्यूटी में है तो इनपुट हमारा हो नहीं सकता है कि जो हम 18% उसके ऊपर दे। तो ये बेसिक चेंजेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ 12-13% तो मिनिमम हम लोग समझ सकते हैं होना चाहिए नेट ऑफ द पेंशन्स। तो ड्यूटी स्ट्रक्चर्स जो इन्वर्टेड हैं उसको और सुधारा जाए, उसको और आयन आउट किया जाए। किन प्रोडक्ट्स पर सुमित आपको लग रहा है ये होता हुआ दिखाई देगा जिससे और ईज मिलेगी तमाम कंपनियों को, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो या फिर प्राइवेट प्लेयर्स? तो हर्षदा, अगर हम 1 मिनट के लिए पिछले 10-12 महीने का ट्रेंड देखें तो गवर्नमेंट है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. Done quite a bit in terms of looking at the sector. Sector has had a busy year, I would say, right? So we have had this whole FDI change increasing from 49 to 74%. We also saw GST being reduced on MRO services from 18 to 5%. So some of those changes will be essentially carried forward to my mind. अगर मैं पाटिल जी की बात का रिस्पॉन्ड करूं तो yes, I would agree with that. There is a larger expectation that duty rationalization will happen. I would expect that to happen essentially for the imported components, spare parts, because if you look at the value chain in defense sector, if some of the imports are still being highly taxed, whether from a basic custom duty standpoint or आप उसको GST के point of view से देखें, so it's very imperative now that government relooks at this entire duty structure and simplifies the input side of taxes so that there is no either cascading or there is no input tax blockage that happens at the manufacturing end. So that's very important to me. Correct. रविश्वरन जी, फिर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इन तमाम ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में बदलाव आने की जरूरत है, एंड आई एम श्योर यू आर होपिंग फॉर द सेम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया जाए, मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाए। एट द मोमेंट वी हैव बीन हेवीली रिलायंट ऑन इंपोर्टिंग आवर कंपोनेंट्स फ्रॉम अब्रॉड और टाइंग अप विद द लार्जर ग्लोबल प्लेयर्स। ये मेक इन इंडिया, ये आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है तो भारतीय कंपनियों के लिए क्या कुछ प्रावधान लाने पड़ेंगे सरकार को? So I will touch on both the aspects. Sure. पहले जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो इनपुट ड्यूटी स्ट्रक्चर से लेके
फाइनली जो हमारा आउटपुट ड्यूटी है, वी आर एबल टू टेक टैक्स क्रेडिट एंड ओवरऑल द कॉस्ट कम्स डाउन. नाउ दिस विल हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट, इट विल हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट, because the amount of money that is there with the government to spend, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री को इनडायरेक्टली जिस कंपनी से खरीदती है जीएसटी पे करती है. अगर ये 18% जीएसटी है तो क्या हो जाता है, अपना बजट 18% से कम हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन सजेशन वुड बी, इट इज अ लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ट्रांजैक्शन विद इन द गवर्नमेंट. ये जीएसटी स्ट्रक्चर को कम करो 5% across the board, across the tiers, even at the input stage, it should come down to 5%, so that overall we become tax neutral and we are able to be competitive. This will increase the overall spending power of the Ministry of Defense, which itself will give a fill up to the industry. The second question that you have asked is modernization. अभी modernization budget में जो 90,000 crores हैं, उसमें roughly 80% committed liabilities के लिए है. This is जो पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, the past contracts, we are paying for that. So even though we see 90,000 crores is a huge sum, to say something like 5 to 70 crores actually goes for old contracts. So immediate चीज ये के लिए तो स्केल ऑफ कोर्स बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन फंड में पाटिल जी, आई एम कमिंग बैक टू यू. देखिए, जो कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, हमें क्या कुछ चीजों की जरूरत है. हमें नए हेलीकॉप्टर्स चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, और ऑफ कोर्स तेजस वाला ऑर्डर हमने देखा है हाल ही में पास हुआ. ड्रोन्स की जरूरत है, आर्टिलरी गन्स की जरूरत है, और ऑफ कोर्स मिनी टैंक्स की भी जरूरत है. तो लिस्ट तो हर साल लगातार बढ़ती ही दिखाई देगी. आपके लिहाज से क्या यहाँ पर आप जैसी कंपनियां, L&T डिफेंस जैसी कंपनियां, महिंद्रा डिफेंस जैसी कंपनियां, दूसरी जो सरकारी PSUs हैं, वो साथ मिलकर काम कर सकती हैं एंड लीड? Please subscribe the channel and press bell icon for notification. If the foreign players aside, या फिर आपको लग रहा है एक तालमेल बिठाने की जरूरत है, आपको एक ग्लोबल इंडस्ट्री को एड्रेस करना है, सरकार फाइनली कितना खरीदेगी? हमें स्केल तो क्रिएट करना है डिफेंस सेक्टर के लिए, वो स्केल कैसे पाटिल जी क्रिएट किया जाए? हर्षदा, आपने जो बिल्कुल ठीक कहा कि एक तेजस का एक अनाउंसमेंट हो चुका है. हम लोग समझते हैं कि एयर शो जो फरवरी के पहले हफ्ते में पड़ रहा है, उसके पहले कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट्स हो जाएगी. ये हर साल होता है, इस साल भी कोई अलग नहीं होगा, बड़ी अनाउंसमेंट होगी. हमें अभी जरूरी है कि फाइटर्स तो दोनों तरीके से, एक तो रफाल का डील हुआ, उसके बाद तेजस का ऑर्डर हो गया. इसके आगे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो आर्मी की है. दूसरी चीज जो है, जो नेवी की रिक्वायरमेंट्स है. नेवी का फ्लीट जो है ये काफ़ी कुछ डिप्लीटिंग दिखाई देता है कई सालों में. तो मेरे ख्याल से नेवी के जो प्रोग्राम गए 3 सालों में, अगर हम समझते हैं कि गए 3 भी नहीं, करीबन 18-19 महीनों में करीबन 7 या 8 नई RFPs आ चुकी है. तो ये नई RFPs जो है करीबन अगर ऐड करें हम लोग तो करीबन 25,000 करोड़ की ये नई RFPs आ चुकी है, जो अभी अंडर कंसिडरेशन है, जो कहते हैं ऑर्डरिंग पाइपलाइन में है. तो ऑर्डरिंग पाइपलाइन, इसके डिसीजंस इस साल होने शुरू हो जाएंगे. तीसरा चीज जो है आर्मी का, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हेलीकॉप्टर्स की जरूरी है. नेवी को भी हेलीकॉप्टर्स की जरूरी है, सबमरीन्स की जरूरी है, वॉरशिप्स की जरूरी है. और एक कुछ प्रोग्राम इसमें के अनाउंस हो चुके हैं. हम समझते हैं कि कुछ प्रोग्राम और अनाउंस होंगे. जो 2 बड़े डिसीजन नेवी के जो अभी सरकार को लेने हैं, एक है सबमरीन प्रोग्राम का, दूसरा है नेवल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम्स का. आर्मी की तरफ अगर देखेंगे तो हमें आज लाइट टैंक की जरूरी है, हमें आर्टिलरी की जरूरी है. और मैं समझता हूँ कि हमारी जो आज पोजीशन है हिंदुस्तानी कंपनियों की, इसमें ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ बन सकते हैं. एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी में बने, या तो फिर जैसे आर्टिलरी गन्स है, आज इंडिया से डिलीवर हो रही है, महिंद्रा डिलीवर कर रहा है, लार्सन टुब्रो डिलीवर कर रहा है. तो ये प्रोग्राम अगर रिपीट हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी फिलिप मिलेगी. कोई भी बड़ा प्रोग्राम जब होता है हिंदुस्तान में तो सारी इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी करीबन 8-9 हज़ार स्मॉल इंडस्ट्रीज का बना हुआ है डिफेंस सेक्टर. तो एक बड़ा कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ये पूरा टियराइज चेन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे वज्र का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन टुब्रो को मिला था करीबन 4.8 लाख 4,800 करोड़ का. इसमें हमारे 1,000 पार्टनर्स थे.
तो जो भी बड़ा काम मिलेगा, जैसे मैं समझता हूँ अभी करंटली तेजस का जो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर, तेजस का सप्लाई चेन अपने आप बनेगा, उसमें सारी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियां साथ में काम करेगी। तो ये तो आपने यहाँ जो हमारे यहाँ मल्टीप्लायर बनेगा उसका, वो मल्टीप्लायर से इकोनॉमी के लिए काफी कुछ फायदा होगा और उससे मॉडर्नाइजेशन भी होता रहेगा। तो बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा। जाहिर तौर से डिफेंस सेक्टर में अगर सरकार जल्द से जल्द वो ऑर्डर्स देना शुरू करे और ऑफ कोर्स फिर यहाँ पर फंड भी बड़े पैमाने पर आए, खर्च हो। एक काम करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे और क्या मांगे हैं और क्या इमीडिएट जरूरतें हैं जो इस बजट में होपफुली सरकार एड्रेस करेगी, उसी पर इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं CNBC आवाज की एक खास पेशकश, बजट पर सभी की नजरें, और हम बात कर रहे हैं कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। डिफेंस सेक्टर में किस तरह के बदलाव लाए जाएं, कैसे इस क्षेत्र को और इंसेंटिव्स मिले। एक मुद्दा हमने ब्रेक में जाते जाते उठाया था कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है जब भी किसी भी बड़ी कंपनियों को ऑर्डर मिलता है। मेरे साथ आज चर्चा में जयंत पाटिल साहब हैं, मिस्टर रविश्वरन है और साथ ही साथ सुमित संघानिया। जो पाटिल साहब कह रहे थे ना कि मल्टीप्लायर इफेक्ट की, एक कंपनी को ऑर्डर मिले उसके साथ कई सारे कंपोनेंट्स की खरीद फरोख्त होती है, पूरा बड़ा स्ट्रक्चर, एक इकोसिस्टम तैयार किया जाता है। इस पर रवि मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि देखिए, एक हमें इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि भारतीय कंपनियों को और ऑर्डर्स दिए जाएं और जो निजी क्षेत्र है उसकी भी भागीदारी, उसकी भी पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आप ही लोगों से बातचीत में सामने निकल कर आया था कि जो भी बड़े ऑर्डर्स आते हैं वो सरकारी कंपनियों के हाथ आते हैं और उनकी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी हो चुकी है। अब बारी है कि शायद निजी सेक्टर को भी ज्यादा ऑर्डर्स हाथ लगे या फिर भागीदारी में उनका भी इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन बढ़े। हाँ जी, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अभी वक्त, द टाइम इज राइट। सरकारी जो कैपेबिलिटी है वो तो बनाया हुआ है, जो हमारा ही कैपेबिलिटी है, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ इट। इसके अलावा, इन एडिशन टू दिस, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, एक और कैपेबिलिटी खड़ा कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो विद दिस इन माइंड, गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया था विद द प्राइवेट सेक्टर। The whole aim was to create additional capability in over and above the existing private sector capability. यहां पे गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेने वाला था। इन्वेस्टमेंट was coming from the private sector and FDI contribution and technology was coming from the foreign OEMs. So foreigners भी involved है, Indian players भी involved है और large programs दुनिया के लिए बनाने वाले थे इंडिया से। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं जो पाटिल साहब ने भी टच किया था, हेलीकॉप्टर्स का। हेलीकॉप्टर्स में एक रिक्वायरमेंट है, जो भी पार्टिसिपेट करके जीतेगा इसको, वो पूरी दुनिया के लिए हेलीकॉप्टर बनाएगा यहां से, इंडिया से। सिंगल ग्लोबल लाइन होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स है और फॉरेन ओईएम्स है, दोनों ने बोला कि हाँ ऐसे करेंगे हम लोग, हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, यहां पे नए फैक्ट्री सेटअप करेंगे और पूरी दुनिया के लिए इंडिया से बनाएंगे। इसमें क्या होगा, करंटली ये जो पब्लिक सेक्टर है उनके कैपेसिटीज तो फुल हैं। सो अगर इमीडिएट नीड है, फिर इमीडिएट नीड तो हम इंपोर्ट से मीट कर रहे हैं, सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज सॉर्टेड आउट। सेकेंडली, इट इज इंडिजिनियस मैन्युफैक्चर एंड thirdly, we will start exporting. Thereafter, let me also assure you that there will be job creation. एक स्टडी है, रफली एक स्टडी है कि for every $1 billion, about 7,000 to 8,000 jobs are created in this country, especially in India. That's our estimate in the defense sector. मान लो हेलीकॉप्टर वाला प्रोग्राम आ गया इंडिया में, so 25,000 new jobs will be created within the country.
आई कंप्लीटली अग्री, लेकिन कहीं ना कहीं मामला फंस रहा है। प्रोग्राम्स की बात हुई है, एग्जीक्यूशन में डिले है, वो सरकार के फ्रंट पर डिले हो रहा है, बार बार वहां पर चीजें अटक रही, बिकॉज इंटेंट है, इट्स वेरी एविडेंट इंटेंट है, और हम पिछले 5-6 सालों से सुनते आए हैं। सुमित, आई एम गोना लेट यू हैव द लास्ट वर्ड, क्योंकि समय कम है और ये टॉपिक इतना वास्ट है, इसकी हम चर्चा करते रहेंगे। किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए सेक्टर को कि ये जो रवि भी कह रहे हैं कि देखिए हेलीकॉप्टर वाले बड़े ऑर्डर्स हैं, वहां पर थोड़ा सा डिले हो गया है। पाटिल साहब इज आइंग द सबमरीन मार्केट। देखिए अपॉर्चुनिटीज कई सारी हैं, बट हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ देम? Sure, Harshita, I would say there are three things for which you should expect from the budget, at least from directional standpoint. One, हमें ये देखना है budget में that is the government going to set the tone for next set of reforms. So अगर आप देखें तो पिछले December 2020 में ही एक नया circular आया है जिसमें FDI has been increased to 74% and there are some conditions attached to it. Now, this is a matter of policy and the execution. While the intent is very clear that government wants 74% FDI in defense manufacturing under the automatic route, but जब हम conditions को देखते हैं तो कुछ conditions ऐसी हैं which will put some of the existing businesses under the approval route. So that's not something that the government wants. So there is a need to relook at how the policy has been framed. While the intent is clear, the execution is not as impeccable as you would like it to be. So that's one part. Second, I would agree entirely with my panelists that there is a need to incentivize the domestic manufacturing. और मेरे लिए सबसे जरूरी है, अगर आपको domestic manufacturing को आगे बढ़ाना है तो research and development has to be incentivized. I do not see a very significant policy framework at the moment just to simply incentivize the research and development. So कहीं ना कहीं government को ये भी देखना पड़ेगा that defense research and development capabilities need to be enhanced, and for that you need to provide them tax support, non-fiscal support as well. And finally, if I can just wear my tax professional hat, I would say I want to be more aspirational when it comes to this sector. And I would say, why not extend a 15% tax rate to MRO sector also? हमें पता है कि 15% का रेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए हो गया है पिछले साल। अगर हम MRO बिजनेस को भी 15% का रेट देते हैं फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स स्टैंड पॉइंट, that will do a world of good to this industry. So that's where I will pick three of my big headline hopes from the budget. Okay, और अब नजरें रहेंगी कि ये कितनी हेडलाइंस पर खरा उतरता है बजट। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत पाटिल, मिस्टर रविस्वरन और सुमित सिंघानिया हमारे लिए समय निकालकर इस डिटेल चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में हम लेंगे आप सभी से इजाजत। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.